हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की एक अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के इस प्रथम चैप्टर को हम पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, पुलिस हो, चाहे जो भी वैकेंसी हैं, सभी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए यह स्लाइड आपके लिए मैं तैयार किया हूँ। काफ़ी समय लगा इस स्लाइड को तैयार करने में, तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास आपके ऊपर है कि अगर पूरी स्लाइड आप देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपके भर्ती के क्वेश्चन, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीजीएल, जो भी प्रश्न बनते हैं, जहाँ भी हिंदी ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी जगह आपको ये वीडियो जो होगी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले देखेंगे हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे अभी आपको मैं बताऊँगा, अ आ ई हो गया, जैसे क ख ग घ हो गया, तो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? या सभी क्या कहलाते हैं? सभी वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वर्णमाला की उपाधि देते हैं या संज्ञा देते हैं। आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो अगर नहीं जानते तो जान जाइए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 52 होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और भी जो होंगे सबको हम बारीकी से कवर करेंगे, कैसे किनको बांटा जाता है, किसको कौन सी संज्ञा दी जाती है, सभी को हम कवर करेंगे। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों वर्ण के बारे में बात करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है, प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। ठीक ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो दोस्तों आपकी क्या है? ध्वनि है। ठीक ना? ध्वनि को लिखित रूप से वर्ण द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्वनि को लिखित रूप से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों? वर्ण के द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे देखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बात को आपको बताया हूँ दोस्तों को, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है? लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और उच्चारण की दृष्टि से है दोस्तों ध्वनि। ये बात दोनों, आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और वर्णों की संख्या 52, स्वर की संख्या आपकी 11 और व्यंजन की संख्या दोस्तों 33। आगे देखते हैं, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? स्वर और व्यंजन, जो आपको पहले बता दिया। कितने स्वर हैं? 11। कितने व्यंजन हैं? 33। कितने वर्ण पूरा है? पूरा वर्ण है 52। और कौन कौन से वर्ण बच रहे हैं सभी को हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, वर्ण की परिभाषा। लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ण के प्रकार यहाँ पे देखेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बता ही रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33। और इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों? स्वर, स्वरों की संख्या 11। स्वर 3 प्रकार से, 3 रूप में बढ़ जाते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, और एक होता है दोस्तों प्लुप्त स्वर। ठीक ना? ये बात याद रखिएगा। उसी तरह व्यंजन को बांटा गया है स्पर्श व्यंजन में, अंतरस्थ व्यंजन में, उष्म व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन में, और संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन में बांटा गया है इसको दोस्तों। आगे देखते हैं, सभी पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे स्वर वर्ण की। ठीक ना? स्वर किसे कहते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक प्रकार का होता है व्यंजन। अब स्वर की बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या कम समय लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वर वर्ण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वर बोलेंगे। जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो और उनका उच्चारण करने में अल्प आयु लगे या अल्प टाइम लगे या अल्प समय लगे, कम से कम समय लगे, उसे स्वर बोलते हैं। और स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, बड़ी, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, अ। ये बात याद रखिएगा और समझिएगा। वर्ण 11 होते हैं। देखिएगा, आपको मैं एक बात और भी यहाँ पे क्लियर करा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ तक देखिएगा दोस्तों, इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। अंग आपका जो होता है वो वर्ण के अंतर्गत, स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्या है दोस्तों, अयोगवा में आ जाता है। अनुस्वार और विसर्ग, इस अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोला जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52। उसमें स्वर कितने हो गए, 11। व्यंजन कितने हुए, 33। तो कौन कौन से स्वर हैं, तो आप लोग देखिए यही 11 आपके स्वर हैं। ठीक, आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद अभी बताए हैं आपको, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। सभी स्वरों को हम देखेंगे, हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुप्त स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर जो होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय, उनको हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन में, कितनी होती है हर्ष स्वर की संख्या, 4 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये बात याद रखिएगा, ये जो हैं हर्ष स्वर हैं। दे देगा ऑप्शन में कि हर्ष स्वर निम्न में से कौन है, और इसी चारों में से किसी को दे देगा तो आपको छांट कर लिखना होगा। हर्ष स्वर की संख्या पूछता है 4। और हर्ष स्वर को क्या और स्वर बोला जाता है, तो हर्ष स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और हर्ष स्वर की संख्या 4, और कौन कौन से, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है दोस्तों, हर्ष स्वर हैं। आगे देखेंगे दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे। दीर्घ स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 गुना समय लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, जो कि इनकी संख्या 7 है। सभी को याद रखिएगा, याद रखें क्योंकि आपके परीक्षा में पूछेगा ये प्रश्न। ठीक ना, आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर। आप लोगों ने हर्ष स्वर देखा, आप लोगों ने दीर्घ स्वर देखा, और आप लोग देखेंगे प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से दूना समय लगता था, और प्लुप्त स्वर में जो होगा दोस्तों, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 गुना अधिक समय लगता है, और इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर बोलते हैं दोस्तों, इसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, 3 लिखा जाता है। इसकी पहचान है, और देखिए इसमें लिखा है ओम, रोम, भैया आदि, ये सभी इसमें क्या है दोस्तों, ये प्लुप्त स्वर हैं। प्लुप्त स्वर आपको जहाँ भी होगा वहाँ आपका हिंदी का अंक 3 लिखा होगा बीच में, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें प्लुप्त स्वर है। और पूछता है कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो जहाँ कहीं भी हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, तो वहाँ उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लुप्त स्वर। ठीक ना, और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर का दूना समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। और प्लुप्त स्वर की कोई संख्या नहीं होती है, केवल एक विधि द्वारा इसे हम जानते हैं, बीच में 3 का ऐसा चिन्ह आ जाए, और इसको हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, ऐसे याद रखिएगा इसको, 3 वाली बात को। ठीक, स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करेंगे। स्वर के उच्चारण स्थान क्या हैं, तो अ और आ, अ और आ, इसको प्रैक्टिस के आधार पर आप सीख सकते हैं दोस्तों। आप इसको मन में अपने, इसका आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी ये चीज़ें आपको कन्फर्म होगी। तो हर्ष, यहाँ पे देखिएगा स्वर जो होता है, स्वर का उच्चारण स्थान, अ और आ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कंठ है। ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है उसे हम तालु बोलते हैं। ऊ, बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान है उसे ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में ओठ का प्रयोग किया जाता है। और ऋषि वाला री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो मूर्धा है। और एनक वाला ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कंठ तालु है। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है, कंठोष्ठ। ये बात याद रखिएगा, इतने पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको बन सकते हैं। जब इसको प्रैक्टिकली आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आराम से याद होने वाली चीज़ें बन जाएगा। और आ को कंठ से, ई को तालु से, ऊ को ओष्ठ से, और ऋषि वाले री को मूर्धा से, ए को कंठ तालु से, और ओ औ को कंठ ओष्ठ से हम लोग निकालते हैं, या इसकी उत्पत्ति होती है। व्यंजन के भेद याद रखिएगा, आपने स्वर अब तक देखा, अब देखेंगे हम लोग व्यंजन के बारे में।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को मैंने वहाँ पे बताया जो स्वर होते हैं बिना किसी के सहयोग के आवश्यकता से इनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए जैसे मैं एक उदाहरण ले लिया क का। क क्या है दोस्तों? व्यंजन है। क का निर्माण किससे हुआ है? आधा क और धन दोस्तों अ से इसका निर्माण हुआ है। इसके बराबर ए होगा, ठीक ना। तो देखिएगा क के निर्माण में क्या आया है दोस्तों? अ आया है। इसलिए जो व्यंजन होते हैं इनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। अ क्या है दोस्तों? स्वर है। ये बात को याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि व्यंजन के बारे में बात करें कि वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये बात को याद रखिएगा, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या पूछता है, व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। कितनी है दोस्तों? 33 है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, याद करने वाली ये चीज़ें हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजन 39 माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऐसे इसको आप जब देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, अंत्यस्थ व्यंजन हो गया, सभी को जोड़कर क्या माना जाता है दोस्तों? 39 मान दिया जाता है। कैसे कैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिएगा। व्यंजन के भेद, अब हम बात करेंगे व्यंजन के भेद या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। और क से लेकर म तक जब आप हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जब पढ़िएगा क से लेकर म तक, तो आपको जो इतने वर्ण मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। इन्हीं 25 वर्णों को, इसी 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन से दोस्तों? य, र और दोस्तों ल और व होता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऐसे वाला स, फिर ए स, फिर ए स और फिर ए हरना वाला ह। ये क्या है दोस्तों? ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो अब सबको हम बारीकी से तो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठों का स्पर्श करते हुए मुख से हवा बाहर आए या वायु बाहर आए उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, आपको पहले भी बता दिया। क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में। जैसे आप लोग इसको देखिएगा, एक क वर्ग। क वर्ग क्या होता है? जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, बात करेंगे अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व होते हैं। कौन कौन दोस्तों? य, र, ल, व। और इनकी संख्या पूछता है कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, जिन 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 व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके परिभाषा को भी आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा से, गर्माहट से या संघर्ष से। इस बात को याद रखिएगा। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिएगा, ऊष्म व्यंजन कितने हैं दोस्तों? पूछता है। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। इसलिए आप लोग तीनों को जब याद रखिएगा मन में तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन 4, अंत्यस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 25। मैंने सभी चीज़ों को आपको बताया है, ठीक ना। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? स, ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इसको बोलने में जब हमारे मुख से गर्माहट या गर्म हवा या संघर्षी हवा निकले या तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दोस्तों जोड़। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़। और जोड़ का मतलब आप लोग किसके जोड़ के बारे में बात कर रहा है? व्यंजन। मतलब 2 व्यंजनों के जोड़ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसा देखिएगा जैसे 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कितने हैं दोस्तों? 4। अभी मैं बताया हूँ 4।
ये प्रश्न बनता है कि किसका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे छतरी वाला छ का निर्माण कैसे हुआ है, क और स से। त्र का निर्माण किससे हुआ है, त और र से। और आज्ञा का निर्माण कैसे हुआ है, ज और य से। और यहाँ पे श्री वाला श्र का जो निर्माण है वह स और र से हुआ है। देखिएगा पॉइंट इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ देता है कि इसमें प्रश्न यही बनता है कि इसमें जो छतरी वाला छ से पहले कौन सा वर्ड आता है, ऐसा प्रश्न पूछ देगा। तो इससे पहले क्या आता है दोस्तों, क आता है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न बना हुआ है, तो बने हुए प्रश्न को जब आप देखेंगे, देता है कि किसका निर्माण किससे हुआ है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है, ऐसा प्रश्न बन जाता है। और 4 ऑप्शन देता है और चारों ऑप्शन में से इसी में से कोई एक दे देगा और कहेगा कि संयुक्त व्यंजन छाटिए। तो संयुक्त व्यंजन आप इसी तीनों को, चारों को कहते हैं, ऐसा हो जाता है। या ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि त्र का निर्माण किससे हुआ है, तो त और र से हुआ है। इसी तरह छतरी वाला छ दे देगा, इसका निर्माण किससे हुआ है, आधा क और स से हुआ है। आज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, आधा ज और य से हुआ है। और श्रेय का निर्माण किससे हुआ है, आधा स और रस्सी वाले र से हुआ है। ये बात को याद रखिएगा। बात करेंगे अयोगवाह, अयोगवाह के भेद। बात करेंगे दोनों का दोस्तों, अयोगवाह क्या होता है और अयोगवाह के भेद क्या होते हैं, ठीक ना। अयोगवाह किसे कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, अयोगवाह अंग और अह को क्या बोला जाता है दोस्तों, अयोगवाह बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, पूरा मत पढ़िए आप, केवल टू केवल मैं जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। और आसान चीज़ें ही आपके लिए मुझे पेश करना है। और आप इसको अगर पूरी वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छी लगेगी वीडियो और चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। अयोगवाह किसे कहते हैं, जब आप वर्णमाला पढ़े होंगे और वर्णमाला में आप स्वर पढ़ते होंगे तो स्वरों में आपको 13 पूरा संख्या मिलता होगा। और आप कहते होंगे कि आपने तो हमको स्वरों की संख्या 11 बताई है। ये बात को याद रखिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो 3 होते हैं, जो 2 बच जाते हैं, 11 तो आप जान ही रहे हैं, जिसमें 2 बच जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे, इसको बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। जिसमें अंग और अ क्या होते हैं दोस्तों, अंग और अ। और अंग को भी बोला जाता है अनुस्वार, और अ को क्या बोला जाता है दोस्तों, विसर्ग। दोनों बातें मैं आपको वीडियो में अंत में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए। आगे देखते हैं अयोगवाह के भेद। अयोगवाह के भेद अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक 3 प्रकार के भेद होते हैं। और आगे देखिए, बात करेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार होता क्या है, तो अनुस्वार जो होता है ऊपर अंग का मात्रा, जैसे यहाँ पे देखिए ये अंग है ना, अंग, तो इसी को जो अनुस्वार बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, अनुस्वार। देखिएगा अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। बिंदु का मतलब यही ना, बिंदु की बात कर रहा है दोस्तों। और किसी भी शब्द के ऊपर ये लगते हैं, और जब जब ये लग जाते हैं तो जब इसको आप लोग पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैं बताया हूँ, जब इसको आप पढ़ेंगे तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है दोस्तों, उच्चारण इसका नाक से किया जाता है। और इसका अर्थ कुछ न से मिलता जुलता आता है। क्या आता है दोस्तों, न से मिलता हुआ। जैसे हंस, हंस बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ह न स ऐसा बात कर रहा है। अंश, अ न स बात कर रहा है। कंस, क न स बात कर रहा है दोस्तों। इसलिए इसका जो उच्चारण होता है कुछ न के अर्थ में आता है, और अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अनुस्वार क्या होता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो अनुस्वार को अयोगवाह भी कहा जाता है, या यह अयोगवाह के अंदर आता है। आगे देखिएगा, बात करेंगे विसर्ग की। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, जो आप देख रहे हैं, विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। और जैसे प्रातः में विसर्ग है, नमः में विसर्ग है, अंतः में विसर्ग है, करण में विसर्ग है। इसी तरह पूछ देगा कि निम्न में से विसर्ग कहाँ है, या विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, तो आप जानते रहेंगे। 2 ऐसे डाट रेखाएं होती है, किसी शब्द के पीछे लगती हैं, तो उसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं। इस बात को याद रखेगा। बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे आँख, आँख के ऊपर जो लगा है इसको अनुनासिक बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे गाँव, गाँव में जो ऊपर लगा है इसको क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। और सांप के ऊपर जो लगा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनासिक बोलते हैं। सभी पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं। आगे देखेंगे पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है कि जो ल होता है, ल को पार्श्विक व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। और ल का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल से गुजरती है, या जीभ के बगल के पार्श्व भाग से गुजरती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ऐसा याद रखिए बस आप। पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं, तो ल को बोलते हैं। काफ़ी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ढ और ढ दोनों ध्यान दीजिएगा। ये जो अंग वाला अंग से इसको निकाला गया है ढ को, और ढक्कन वाला ढ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं प्यारे? इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या पूछता है प्यारे, कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से हैं? ये वाला ढक्कन वाला ढ और ढ, ये जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको याद करना होगा। जैसे आगत व्यंजन ज और फ को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ज और फ को क्या बोला जाता है दोस्तों? आगत व्यंजन, क्योंकि यह विदेश से लिए गए हैं, यह अरबी भाषा से लिए गए हैं। आगे देखिएगा, दंतोष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? दंतोष्ट व्यंजन दोस्तों, व को दंतोष्ट व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व को क्या बोला जाता है प्यारे? दंतोष्ट व्यंजन बोला जाता है। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे? तो जो काकल्य व्यंजन होता है वह ह को क्या बोला जाता है? काकल्य व्यंजन की उपाधि दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए ह को काकल्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ल को, आगत व्यंजन ज और फ को, और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं दोस्तों? मतलब कि वह स्पर्श का मतलब वह क से लेकर और दोस्तों म के बीच में आए। कहाँ तक आए? क से लेकर म के बीच में। और कौन सा व्यंजन हो? स्पर्शी व्यंजन हो। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? तो च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप कहेंगे कैसे कहते हैं दोस्तों? इसको जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी या रगड़ती हुई हवा निकलेगी। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ज, छ, ज और झ। ये बात को याद रखेगा। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? नासिक व्यंजनों की संख्या होती है, पूछता है 5 होती है, ये बात याद रखिएगा। नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी बोला जाता है, याद रख लीजिए। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। जो क वर्ग का लास्ट वर्ड है, जो च वर्ग का लास्ट वर्ड है, जो ट वर्ग का लास्ट वर्ड है, इसी तरह जो त वर्ग का लास्ट वर्ग है और जो प वर्ग का लास्ट वर्ग है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? नासिक व्यंजन। अंग, ञ, ड़, न, म को नासिक व्यंजन बोला जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इस बात को याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन जो होता है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता हो, उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। र, याद रखिएगा। र में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। जब र की आप उच्चारण करेंगे तो बार बार जिह्वा में कंपन होगा। जो जिह्वा आपकी है र, ऐसे जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो प्रकंपित व्यंजन किसे बोलते हैं? र को बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब स्वर वर्ण में आप लोगों को मैं बता दूं, स्वर वर्ण को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख के खुलने के आधार पर। अब जब इसकी वीडियो आप लोगों को मैं अगले स्लाइड में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऐसे ही प्रिपरेशन और अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।